हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1072 के बारे में। पिछले 3 वीक से मांगा ब्रेक पर था, अब जाकर आया है। काफ़ी एक्साइटेड थे, कार को शायद एक्शन में देखने वाले हैं, पर चैप्टर में ऐसा नहीं हुआ। ये काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। इस चैप्टर में ज़्यादातर बात कुमा से रिलेटेड हुई और साथ में एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी रिवील हुआ है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो कमेंट्स में बताना कैसा चैप्टर था, और अगर नहीं पढ़ा तो साइड में खोल कर रख लो। बारी बारी हर पेज के बारे में बात करते हैं। चैप्टर का टाइटल है द वेट ऑफ मेमोरी। चैप्टर का टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, द वेट ऑफ मेमोरी। ऐसे ना रियल वर्ल्ड में पेन, लव और मेमोरी का कोई मैच नहीं होता, पर वन पीस के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जिधर कुमा इन चीज़ों को फिजिकल फॉर्म में ले आता है, हम पास में जोरो के साथ भी देख सकते हैं, जिधर कुमा ने लूफी का सारा पेन जोरो में ट्रांसफर कर दिया था। टाइटल से ही पता लग रहा है इसमें किसके बारे में बात होने वाली है। चैप्टर के कवर पेज में एक साथ देख सकते हैं सीडर क्वीन और विंड स्मोक जज को। तीनों एक साथ किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करने लगे हुए हैं। सीडर ने अपने हाथ में डेविल फ्रूट, क्वीन ने केमिकल्स और विंड स्मोक ने पता नहीं किसी तरह का हथियार पकड़ा हुआ है। ये तीनों एग हेड आइलैंड पर मौजूद हैं। हम पीछे बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक सीन से, जिधर एक लड़की के बारे में बात हो रही है। सब लोग एक एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अगर दुनिया इसको कबूल नहीं करती कि वो कैसे बनी, ये लड़की गलती से इंसान है, ये एक कामयाबी थी। मैं इस अचीवमेंट की गवाही देता हूँ और मैं कहता हूँ ये दुनिया की पीस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस पैनल में एक लड़की के बारे में बात हो रही है जो एक क्लोन है। सारे इस बात पे खुश हो रहे हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। हम चैप्टर के एंड में भी देखेंगे कि वो कौन सी लड़की है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला पैनल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछले चैप्टर में बोनी वेगाबंक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। पैनल स्टार्ट होता है वेगाबंक की लैब में, जहाँ पर बोनी जमीन पर गिरी हुई रो रही होती है और साथ में बोलती है, इस हाथ मुझे लगा है मैंने किसी चीज को तोड़ दिया है। आवाज सुनकर वेगाबंक पीछे से बाहर आता है। बोनी, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर जल्दी से आओ, बोनी जख्मी है, जल्दी आओ। वेगाबंक की आवाज सुनकर बोनी की आंखें चमकने लगती हैं और एक बड़ी सी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाथ में बड़ा सा पाइप पकड़कर वेगाबंक के पीछे भागने लगती है। ये देखकर वेगाबंक की गांड फट जाती है और वो वहां से भागने लगता है। बोनी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर कहकर उस पर वार करने लगती है, पर वेगाबंक बच जाता है। अगले पैनल में हम देखते हैं वेगाबंक बोलता है, बोनी रुको, चाहे तुम मुझे मार दो। पर बोनी कहाँ सुनने वाली है। बोनी टाइमली थ्रस्ट बोलकर जोर से वेगाबंक की कमर में पाइप मारती है। इस वार से वेगाबंक का पेट फट जाता है और उसके पेट में से पता नहीं क्या क्या निकलने लगता है, चांद, सितारे और बादल वगैरह। इसके बाद हम वेगाबंक को एक बच्चे के रूप में देखते हैं। बोनी भी अपने असली रूप में आ गई है और वेगाबंक को भी पकड़ रखा है। वेगाबंक बोलता है, मुझे लगा है ये चमकीली चीजें उन सारे सालों का एक जहर है जो मैंने अभी खोया है। तुमने मुझे एक लाचार बच्चा बना दिया है, मुझे मेरे सुनहरे साल वापस करो। बोनी बोलती है, शांत हो जाओ, मेरी पावर पूरी जिंदगी तक किसी जिंदा चीज पर नहीं रहती। लिटरली बोनी ने वेगाबंक को सेब वाले दादाजी से सेब वाला बच्चा बना दिया है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमें पहले लग रहा था कि जिसको भी बोनी बच्चा बना देगी तो वो खुद वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, पर बोनी के केस में ऐसा नहीं है और जोर से बोलती है, तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई रीजन था, जल्दी से बोलना स्टार्ट करो। Why the hell did you kill my father? इसके साथ हम अगले पैनल में सीन चेंज होते हुए देख सकते हैं। रेड बोर्ड पर लोग खड़े होकर कुमा को देख रहे हैं। देखो, कुमा रेड लाइन चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देयर नो वे वो इतनी ऊपर चढ़ पाएगा। पीछे वेगाबंक बोलता है, लेकिन बोनी, अगर मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, ये सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बाइस होगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कुमा से वादा किया है, मैं उसका राज तुमसे सीक्रेट रखूंगा। बैकग्राउंड में हम कुमा को रेड लाइन चढ़ते हुए देख सकते हैं। ये सुन के बोनी को गुस्सा चढ़ने लगता है और वो वेगाबंक को जोर से पटक कर दीवार पर मारती है और बोलती है, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं बता सकते, तुमने मेरे बाप को मारा है, क्या मैं तुम्हें छोटी बच्ची दिखती हूँ? झूठ बोलना बंद करो। वेगाबंक बोलता है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। किसी ने उसके लिए डिसीजन नहीं लिया, कुमा ने अपनी किस्मत खुद चुनी है। बोनी जोर से बोलती है, तुम झूठ बोल रहे
डैड मुझे अकेला छोड़कर खुद नहीं मर सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वेगापंक सेड ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मैं चाहता हूँ मैंने कुमा के साथ जो कुछ भी किया है वो मैं भूल जाऊँ। सीन कुमा की तरफ शिफ्ट होने के साथ कुमा एक इनक्रेडिबल मैन है। मैं फखर के साथ उसको अपना करीबी दोस्त बोलता हूँ। बोनी प्लीज अंडरस्टैंड मी, मैं इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता। बैकग्राउंड में हम नेबी को कुमा पर गोलियों की बरसात करते हुए भी देख सकते हैं। सीन वापस शिफ्ट होता है। बोनी ये सुनकर वेगापंक को जोर से जमीन पर नीचे पटक देती है और बोलती है जल्दी से बोल सब कुछ। साथ ही एक दरवाजे से आवाज आने लगती है। बोनी देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। ये देखकर वेगापंक परेशान हो जाता है और बोलता है बोनी रुको, वहाँ पर कुछ नहीं है, उस जगह का कुमा से रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं है। बोनी बोलती है ये बिल्कुल झूठ है, दरवाजे को ताला लगाओ। बोनी इस ताले को अपने हाथों से तोड़ देती है। दरवाजा खुलते ही बोनी अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही हमें एक बड़ा सा बाग की शक्ल का मॉनिटर नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह का बबल कुमा ने जोरो के केस में बनाया था। वैसे ही शेप का मॉनिटर इधर पड़ा हुआ है। पीछे से वेगापंक भी अंदर आ जाता है। सीन फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होकर वेगापंक और कुमा की कन्वर्सेशन पर आ जाता है। वेगापंक कुमा के साथ एक्सपेरिमेंट में लगा होता है। वेगापंक कुमा को एक थ्योरी के बारे में बताता है। मैथ ब्लू में एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी निकाली थी, अगर जब एक पर्सन मरता है तो वो अपना 21 ग्राम का मैथ हो देता है और उस मैथ को हम सोल का वजन कह सकते हैं। ऐसा लिंक प्रूव करता है कि सोल भी एक्सिस्ट करता है। कमाल की थ्योरी है कि नहीं? और तुम अपनी पावर के साथ किसी इंटेंजिबल चीजों को जैसा कि दर्द उसको पकड़कर एक फिजिकल फॉर्म में बदल देते हो। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा तुम इसको किसी और में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं सोचा हूँ अगर यही सेम लॉजिक किसी दूसरे नर्वस सिग्नल पर अप्लाई किया जाए तो क्या हम इमेजिनेशन और मेमोरीज का मैथ और वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं? जिसके जवाब में कुमा बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी मेमोरी निकाल कर तुम्हें शो करवाऊं, ये बहुत पर्सनल हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके जवाब में वेगापंक बोलता है प्लीज इससे मुझे साइंस में मदद मिलेगी, मेरे अलावा इसको और कोई भी नहीं देखेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ प्लीज। अगले पैनल में सीन दोबारा प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। वेगापंक बोलता है बोनी उसको मत छुओ, मैं जानता हूँ तुम कुमा की पावर से फैमिलियर थी, लेकिन यहाँ पर दर्द के अलावा और कुछ नहीं है। जिसके जवाब में बोनी बोलती है मैं अपने फादर की एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगले पैनल में सीन दोबारा कुमा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नेवी कुमा को मारने में लगे हुए हैं। हम देखते हैं एक गोली कुमा को भी जाकर लगती है। कुमा पहाड़ से नीचे गिर जाता है तो नेवी उसके पास आकर उसको पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो अभी मरा नहीं था, वो अभी जिंदा है। कुमा जल्दी से खड़े होकर नेवी पर हमला करना शुरू कर देता है। अगले पैनल में दोबारा सीन बोनी की तरफ शिफ्ट होता है। वो वेगापंक से बोलती है कि उसकी सारी मेमोरी यहाँ पर ही है ना। बोनी वेगापंक से बोलती है कुमा की सारी मेमोरी यहाँ पर है ना, मुझे लगता है ये जो रूम है इधर कुमा की सारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं। अगले पैनल में सीन शिफ्ट होता है एगहेड लेबोरेटरी पर, जहाँ पर उसुब, नामी, सांजी और वेगापंक 01 भी है। नामी बोलती है क्या रोबलूसी भी यहाँ पर पहुँच गया है? यहाँ पर सांजी भी बोलता है अच्छा हुआ जोरो और ब्रुक शिप पर है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हार जाएंगे, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वेगापंक 01 बोलता है सॉरी सिस्टम खराब था, ध्यान से दोबारा देखो, ये बैटल तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हुआ यही है कि काकू और CP0 के मेंबर्स स्ट्रॉ हैट की शिप डिस्ट्रॉय करने निकले हुए हैं, जिधर उनकी मुलाकात जोरो और ब्रुक से होती है। आगे समझ जाओ क्या होने वाला है। ये सब देखकर उसब की गांड फट जाती है। क्या सेराफिम भी वहाँ पर है? उन्होंने भी बैकअप बुला लिया है। इधर वेगापंक 01 बोलता है नहीं, मुझे शक है कि CP0 ने उनको डायरेक्टली ऑर्डर दिया है। सेराफिम भी कॉम्बैट सिचुएशन को एसेस कर सकते हैं और उनकी भी अपनी लिमिट होती है। एनिमीज ने एक बहुत सीरियस मिसकैलकुलेशन की है, अब वो भी यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम उनको अपनी तरफ कर सकते हैं क्योंकि हम वेगापंक CP0 से ऊपर हैं। कमांड के मामले में हमारा हियरार्की उनसे ऊपर है। वेगापंक 01 लिलिथ और एडिसन वाले वेगापंक को कॉल करता है ये कमांड मैं तुम पर छोड़ता हूँ। यहाँ पर सांजी भी जोरो की बुराइयां स्टार्ट करने लगता है। मुझे लगता है वन पीस से पहले ही वो मर जाएगा। इधर नामी गुस्से से बोलती है तुम भी जाओ उसको बचाने, ये मसला हमारे पूरे क्रू को अफेक्ट कर सकता है। नामी का ऑर्डर सुनकर सांजी जल्दी से जोरो को बचाने के लिए निकल जाता है और साथ में बोलता है सिर्फ मुझ पर नामी के ऑर्डर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जोरो को क्यों बचाना है। उसके साथ फ्रैंकी भी है। फाइनली अगले पैनल में सीन शिफ्ट होता है जोरो और ब्रुक पर, जिसके सामने काकू अपने अवेकन फॉर्म में खड़ा है। काकू को देखकर ब्रुक बोलता है ये बसूरी शक्ल वाला कौन सा डेवल है? जोरो बोलता है वेल ये पहले जिराफ
खराब था पर अभी ये अलग नजर आ रहा है। मसला ये नहीं है क्योंकि मैं उसके टुकड़े करने वाला हूँ। ब्रूक शिप को संभालो, इसको मैं देखता हूँ। काकू बोलता है अगर तुम मुझे काट सकते हो तो काट कर दिखाओ। वाह भाई, जोरो को बोल रहा है। इसको पता नहीं इसके सामने कौन खड़ा है। इसने काइडो को कट किया हुआ है। तो तू क्या चीज है काकू? काकू नोस गन जिराब ग्यूरो बोलकर जोरो पर हमला कर देता है। काकू का अटैक ज़िगज़ैग फॉर्म की तरह है जिधर साथ में वो अपनी गर्दन भी लंबी कर सकता है। जोरो बोलता है मेरे पास तेरे लिए इतना टाइम नहीं है। मैं तेरे इस ज़िगज़ैग अटैक से थक चुका हूँ। मेरे पास अभी भी फाइटिंग स्किल्स मौजूद है जो मैंने वानों में यूज की थी। अगला पैनल लूसी पर शिफ्ट होता है क्योंकि उसको पता है अगर वेगापंक यहाँ पर आगे तो हमारा बचना मुश्किल है। सेराफिम्स वेगापंक के आने से पहले लैब को तबाह कर दो। ये सीन देखकर नामी और उसब की कान फाट जाती है। वो लैब को तबाह करने वाले हैं, कुछ करो। इसके साथ सेराफिम लैब के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर काकू हंस रहा होता है और कहता है वो जरूर जानते हैं कि हमारे लिए काम कैसे करना है। अचानक से तशी उसकी गर्दन पर खून चूसना शुरू कर देती है। इसके बाद काकू बेहोश हो जाता है। अगले पैनल में देखते हैं लूसी को जो कहता है तुम क्या कर रही हो तुशी? तुशी बोलती है कौन मैंने तो बस इसको सुला दिया है, अब तेरी बारी है, तू भी इसके साथ सो जा। एंड पे एक बड़े पैनल के साथ रिवील होता है क्लोन ऑफ मिस बकिंगम तशी ऑफ द रॉक पायरेट्स, द मैड फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन यूनिट नंबर 1 तशी। इसके साथ हमारा आज का चैप्टर 1072 खत्म हुआ। अब ये तशी कौन है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मिस बकिंगम वही है जो खुद को एडवर्ड बीवेल की माँ बोलती है और खुद को वाइट बियर्ड की गर्लफ्रेंड बताती है। अब ये सोचने वाली बात है ये तशी CP0 पर क्यों अटैक कर रही है। इसका पॉसिबल आंसर यही है ये मैड की क्लोन है। चैप्टर के शुरू में जिस क्लोन की बात हो रही थी वो यही है। अब ये सोचने वाली बात है इसको ऑर्डर किसने दिया। इसका पॉसिबल आंसर यही निकलता है पिछले चैप्टर में वेगापंक ने जिसको फोन लगाया था वो यही है। अब यही सवाल है कि तशी का क्लोन कैसे बना। इसका पॉसिबल आंसर यही है जब रॉक पायरेट्स को डिफीट किया गया तो जब सब सारे बिखर गए तो तशी को पकड़कर उसका क्लोन बना लिया गया। काइडो और किंग को पकड़ा जा सकता है तो तशी को क्यों नहीं। इस चैप्टर में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, ऐसा लग रहा था ये फिलर है। तशी के पैनल के अलावा सभी ही अजीब था। इस चैप्टर को मैं 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहता हूँ। लिटरली इस चैप्टर में कुछ नहीं था। अगर आपको वन पीस के चैप्टर की रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं दोबारा बनाऊं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।